बिजी होंगे आज, क्योंकि आज के दिन जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो तो डेफिनेटली डेफिनेटली लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान देखते होंगे। और मे भी हो सकता है कि वो साथ साथ ही लेक्चर्स ले रहे हों और इधर से वीडियो ओपन और उधर से वो मैच सामने लगा हो। तो आज हमारा लेक्चर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कैसे है? चले जी, मैच हारने और जीतने की बातें भी हो जाएंगी, लेकिन अभी आप जो है ना वो लेक्चर आज के लेक्चर के जो वर्ड्स है ना उसके बारे में पहले सुन लें कि आज के लेक्चर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे लिए जो सबसे ट्रिकी पेपर जो होता है वो आप जानते ही हैं, इंग्लिश को कहा जाता है। कहते हैं कि जिसे इंग्लिश आता है, इंग्लिश समझ में आ जाए और इंग्लिश समझ में आने के बाद वो अगर इंग्लिश करता है तो उसका सीएसएस हो जाता है। तो मैं कुछ आसान अल्फाज के साथ इसको बयान करता हूँ हमारे आज के लेक्चर के थ्रू कि हम इंग्लिश को कैसे आसान बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे लेक्चर्स पहले भी हुए हैं, तो उन्हीं लेक्चर्स में से कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं वो सीरियसनेस भी शो करते हैं और कुछ नहीं करते। तो अगर आप लोग सीरियसनेस के साथ इसे सुनते हैं डेली बेसिस पे और अपने नोट्स बनाते हैं, देखें 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 जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग अच्छी अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आप लोगों की प्रैक्टिस जरूरी है। आप पढ़ भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप साथ में जरूर जो है वो लिखते रहा करें। ठीक है जी, नोट्स बनाते रहा करें, उसके बुलेट्स बनाते रहा करें। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, व्हाट इज प्रेसी। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में रिक्वेस्ट है जी, आप लोग तमाम अपनी वीडियोस ऑफ रखा करें। आप लोगों का जी ध्यान टीवी की तरफ है और क्लास आप जूम की ले रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इस लेक्चर को बड़े अहमियत दें और ध्यान से सुने। तो इंशाल्लाह लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, एक सेशन रखेंगे 10 5 7 मिनट जितने भी होते हैं। अच्छा जी, फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है प्रिसाइज। उससे प्रेसी का वर्ड निकला है और इसका मतलब होता है एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड। किसी भी चीज को उसके डायरेक्शन में डिफाइन करना, उसके बहाव में डिफाइन करना, एक्यूरेसी देना। मिसाल के तौर पे, अच्छा सबसे पहली बात है सर जी, प्रेसी क्यों आती है पेपर के अंदर। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर इंग्लिश के पेपर में प्रेसी देता क्यों है। मैं जी आपको बता दूं कि आप प्रेसी का मकसद क्या है। सपोज अल्लाह करे कि आप सीएसपी बनते हैं और सीएसपी बनने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, सारे हर बंदे के एम होता है आप सीएसपी बनते हैं। आप एसी डीसी एसी लग जाते हैं, एसपी लग जाते हैं, आप ओएमजी में चले जाते हैं, आप बाकी ग्रुप में चले जाते हैं। ठीक है, और आपके पास एक केस आ जाता है। सपोज कोई ऐसा केस है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है। ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात को। आप लोगों का जो रिप्लाई है ना वो बड़ा वोट की होगा इसके लिए। आप लोगों का रिस्पॉन्स जरूरी है। मुझे पता हो कि आप क्लास में हैं,
मुझे इस चीज का आइडिया हो कि आप क्लास में हैं। जी ठीक है जी। हाँ जी, प्रेसी का क्वेश्चन ही क्यों आता है जी हमारे एग्जाम के अंदर, कि देखिए जी दो आपके पास एक केस आया है जिसमें दो आपके पास जो टीम्स हैं, उन दोनों टीम्स में जो डिफरेंट उनके आर्गुमेंट्स हैं, वो एक सही साबित करना चाह रहा है, दूसरा उसको गलत साबित करना चाह रहा है। तो मिसाल के तौर पे कोई भी नहीं, माइक अनम्यूट करेंगे करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे जी, उस केस को पकड़ेंगे, वो केस सपोज़ कोई भी लड़ाई झगड़े का है या फिर कुछ और है, ठीक है? आप उस केस को, उस प्रॉब्लम को, उस फैक्ट्स को अपनी पसंदगी और नापसंदगी को साइड पे रखते हुए क्या फैसला करते हैं? मतलब उस केस में आपने अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग शो नहीं करनी। सपोज़ उस केस के लिहाज से एक बंदा जी आ गया जी, इमरान खान बड़ा अच्छा है, दूसरा बंदा आ गया जी जो नवाज़ शरीफ बड़ा अच्छा है, मिसाल के तौर पे। तो एक आप ऐसा करते हैं जी, आप इमरान खान और नवाज़ शरीफ का जो केस है वो बताता है जी, इस नवाज़ शरीफ इसलिए अच्छा है और इमरान खान इसलिए अच्छा है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। अब आपके पास वो केस आता है, आप क्या करते हैं जी, आप अपनी लाइकिंग शो करते हैं जी, मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ और जो इमरान खान वाला बंदा है जी, उसको मैं सपोर्ट करूँ, उसके जो आर्गुमेंट्स उनको पॉजिटिव दूँ रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ नहीं करनी। प्रेस्टी का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने उन मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो आपके सामने केस है, उसमें अपनी डिसलाइकिंग और लाइकिंग को शो किए बगैर आपने डिसीजन करना है। आपने ये नहीं देखना कि उसमें आपके लिहाज से क्या चीज़ ठीक है, आपके लिहाज से क्या चीज़ गलत है। आपने प्योरली जो आर्गुमेंट्स है, जो पॉजिटिव है, उसको आपने पॉजिटिव कहना, जो नेगेटिव है उसने आपको नेगेटिव कहना है। ये बेसिकली प्रेस का काम है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा-सा कर दूँ जी, नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूँ। आपके पास ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक्यूरेटली एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को। प्रेस राइटिंग इज़ एन एक्सरसाइज इन कम्प्रीहेंशन compressions. It is, it is a main theme of a passage in a, as concise a form as possible. आप एक मेन थीम बनाते हैं जिसमें एक्यूरेसी होती है। आप ये इस्लाम मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ पहले क्लासेस के अंदर, आज आप लेक्चर लें फिर लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस तरह हर बंदा नहीं आएगा तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगा ना। इट शुड बी लूसिड सक्सेंट एंड द कंप्लीट, जो है ना एक पैराग्राफ होते हैं, सब्टेंटेड होता है, लेफ्ट लेफ्ट साइड होता है और कंप्लीट आपके पास डिटेल पैराग्राफ होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पेज होती है। इट शुड इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सो दैट वन मे बी एबल टू grasp the main idea and the general effect of the passage summarized। अच्छा जी, इसमें क्या करना है जी, मैंने आपको एक दिन पहले पैसेज के ऊपर थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था, जब मैंने कहा था मैं इस्लामाबाद गया, यहाँ यहाँ से मैंने ये चीजें, अब मैंने उसमें क्या कहा था, उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट जो मेरे फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट चीजें थी, उनको मैंने डिस्क्राइब किया था। जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने स्किप कर दिया था। अब इसी तरह आपने जो पैसेज होता है, गिवन पैसेज होता है, उसमें इम्पोर्टेंट चीजों को आपने समराइज करना है और जो इम्पोर्टेंट है उनको आपने लीव कर देना है। सेटिंग चेंज कैसे कर लें जी? 100 प्लस होते नहीं यार। आप ऐसा करें, इसका पे कर दें, जो 19,000 मेरे ख्याल समथिंग पे करते हैं आप लोग तमाम मिलके स्टूडेंट्स, मेरे ज़ूम ऐप का। तो आप 400 लोगों को ऐड कर लें। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मेरे पास तो 42 ग्रुप्स हैं जिसमें से 10-12 ग्रुप्स में मैं शेयर करता हूँ, लेकिन बाकी मैं नहीं करता। तो आप लोग अगर कहते हैं कि इसकी सेटिंग चेंज करें, तो मैंने उस दिन पेमेंट प्लान इनका देखा है, 19,000 समथिंग इसका प्लान है। वो मैं तो ये कर सकता हूँ, आपको जितने लोग हैं उनको प्रमोट कर सकता हूँ। तो आप लोग जितने हैं वो उतने लिया करें, ठीक है जी? अच्छा जी, इसकी जी बेसिकली क्या है जी, समराइज़ अ पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ प्रेसी होती क्या है? प्रेसी होती है कि जी आपने समराइज़ करना है और इस तरह समराइज़ करना है कि आपके पास अगर 300 अल्फाज का ओरिजिनल पैराग्राफ है,
उसको आपने 100 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है कि उसमें गैर जरूरी बातें निकल जाए और जो जरूरी बातें हैं वो वहां पर रुक जाए, वहां पर ठहर जाए, आपके पैराग्राफ में बताइए। अब समझ नहीं आती कि सर जी इसमें जरूरी कौन सी है और गैर जरूरी कौन सी है, ये आज हम सीखेंगे। और समझ नहीं आती सर जी कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट है जो समझ में नहीं आ रहे, उनको कैसे समराइज करें, ये भी हम देखेंगे। कोई ऐसी वोकैबुलरी जो आपको नहीं आती तो आप उसको कैसे समराइज कर सकते हैं। और ये देखेंगे सर जी क्या 1/3 करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो भी आज हम देखेंगे जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। फर्स्ट रीड द अच्छा, मैं आपको बताया था कि आप एडिटोरियल लें, एडिटोरियल की प्रेसिंग करना शुरू करें, फिर आप आफ्ताब की बुक पे छोटे छोटे पैराग्राफ की प्रेसिंग करें, फिर आप जो है ना क्रीमदा चुगताई की बुक पे जाएं, वहां पे जो पास्ट पेपर है उनकी प्रेसिंग करना शुरू करें, फिर उनको एवेल्युएट करवाएं। जब तक एवेल्युएशन नहीं होती तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे चल जी, सब स्टूडेंट पे डिवाइड कर दें, हम दे देंगे बेटा, इस बात को छोड़ दें, कोई भी नहीं देता होता। जो पैसा भरना है ना, पैसा लोगों जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बेसिकली इस बात को आप लीव ही कर दें, जो 100 लोग हैं वो ही ठीक है। ये जब आप जो है ना 100 and 200 डिवाइड भी कर देंगे ना, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कि अल्लाह के सुपुर्द हो जाएँगे। आप छोड़ें इस चीज़ को। अच्छा जी, एग्जामाइन द पैसेज इन डिटेल्स एंड मेक श्योर ऑफ द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस फ्रेज एंड द वर्ड। आप इस पैसेज को पढ़ें डिटेल्स में, और एक दफा पढ़ें, दो दफा पढ़ें। अच्छा हाँ, जब पढ़ रहे हो ना तो तब आपका माइंड है जो पैसेज की तरफ होना चाहिए। और जब पढ़ रहे हो ना, जो पैसेज आपकी नजर में आ रहा है उसमें आपकी जो लाइकिंग है ना वो भी आ भी रही है, तो उसको आपने इग्नोर करना है। डिसलाइकिंग आ रही है मतलब उस पैसेज के लिहाज से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन के ऊपर आ रहा है, पैलेस्टाइन में आप जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म है, आप एक इस्लाम के बहुत बड़े जो है ना वो लीडर हैं। आप अपना आवाज नहीं आ रही आप लोगों को जी? आवाज तो आ रही है जी, एस्पायरेंट्स को आप लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करें आप। अच्छा जी, सप्लाई उसके बाद जी देखें, आपने पैराग्राफ को, आपने सेंटेंस को, फ्रेज को बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद आप 2 से 3 4 दफा जब पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके सप्लाई है शो टाइटल विच सम्स अप और इंडिकेट द मेन थिंग। टाइटल जो होता है वो आपने देना होता है, और टाइटल कैसे देना होता है, इंपॉर्टेंट चीज। टाइटल देने का तरीका कार मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट अभी फिलहाल जैसे आपको मैं इतना बताता हूँ कि जो टाइटल होता है वो आपका 4 to 12 वर्ड्स के दरमियान हो सकता है, अल्फाज के दरमियान हो सकता है, जिसमें 4 अल्फाज होते हैं और इसके साथ साथ 4 से 12 अल्फाज के दरमियान होते हैं। और कैसे देते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसेंशियल्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन थीम। तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैसेज करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। डू नॉट एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ वर्ड प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि जितने वर्ड्स हैं उनकी लिमिट्स एक्सटेंड नहीं करना। फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स का तो उसको 100 या 105 या फिर 95 वर्ड्स के दरमियान रखना है। मतलब 5-7 वर्ड्स का अगर कुछ हो जाए तो खैर है, लेकिन ज्यादा वर्ड्स की जो है ना वो जो है राय तो नहीं दी जाती। अब कैसे गिने जाते हैं अल्फाज, वो आप ऐसा करें कि एक लाइन में अगर 7 अल्फाज लिखे हुए तो आप लाइनें गिन रहे हैं। अगर 7 अल्फाज हैं तो 10 लाइन है, इसका मतलब 70 वर्ड्स आपने लिखनी है। ठीक है, 2-3 अल्फाज ऊपर भी हो जाए तो खैर है। अच्छा जी, डू नॉट एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ वर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड। डू नॉट बोरो फ्रेज एंड सेंटेंस फ्रॉम द। हाँ, एक और बड़ी बात सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी क्लिकिंग बात कि आप अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि आप ओरिजिनल सेंटेंस में से ही ओरिजिनल सेंटेंस में ही से ही आप ओरिजिनल वर्ड्स उठाते हैं, फ्रेज उठाते हैं, आप ओरिजिनल लाइंस उठाकर अपनी प्रेसी के अंदर डालते हैं, जिससे आपका एग्जामिनर, आपका चेकर जब वो बात देखता है तो आपके मार्क्स वहां से कटना शुरू हो जाते हैं, और एंड तक वो लंबी लाइन लगा के आपकी प्रेसी में 1-2 नंबर देकर आपको साइड में कर देता है। याद रखिएगा, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस में फ्रेज, कोई अब फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं, ये चीजें आपको इंशाल्लाह ग्रामर में सिखाई जाएंगी। अभी फिलहाल जो है ना आप इस पे फोकस करें। इन चीजों को आपने सिमिलर नहीं करना ओरिजिनल पैराग्राफ से। ठीक है, अच्छा जी, दे शुड बी नो मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर एंड इडियम्स। कोशिश करें इडियम्स, ग्रामर, स्पेलिंग की मिस्टेक ना, शुड बी प्रॉपर्ली पंक्चुएटेड एंड
पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ फॉर्म में हो और पंक्चुअल मतलब कि पंक्चुएटेड हो, इसमें पंक्चुएशंस भी करनी है हमने इंशाल्लाह ग्रामर में, और पैराग्राफ को ग्रामेटिकली, इडियोमेटिकली और स्पेलिंग के लिहाज से हमने ठीक करने की कोशिश करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है प्रेसिंग के लिहाज से। जब हम किसी भी एग्जांपल्स, अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ जी। आपके पास यूजुअली पैराग्राफ है, वार इज अ ग्रेट कैलामिटी, इट it is worse, it is worse than famine or plagues, it settles nothing but unsettles everything। अब ये यूजुअली पैराग्राफ है, आप इसकी कैसे प्रेसिंग कर सकते हैं? आप इसकी प्रेसिंग करने के लिए कैसे हैं, वार इज मोर डिस्ट्रक्टिव एंड देन एपिडेमिक्स एंड स्टार्वेशंस। आप देखें बेसिकली ओरिजिनल पैराग्राफ में क्या चीज बताई है, वार इज अ ग्रेट कैलामिटी, इट इज वर्स देन फेमाइन और प्लग्स, it settles nothing but unsettles everything। अब बेसिकली settles nothing और unsettles everything की बात जहां हम बात कर रहे हैं, starvations की बात कर रहे हैं, it is worse than famine और plagues की बात करें तो ये epidemics की बात करें, war is great calamity, और it is worse than famine और plagues की बात करें तो war is more destructive। मतलब उन्होंने ना कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि ओरिजिनल पैराग्राफ में लिखा हो, और कोई भी ऐसा, जी हाँ जी बोले। नहीं नहीं, आप तो जो 5 सेकंड के तो नहीं आता। हाँ, वो जो पीपीएससी की बुक है ना, वो उससे 5 पेपर कर लो ना, और इधर से जितने भी हाँ, नहीं नहीं उसमें देखते हैं, मेरी बात सुनो, डेली की 500 एमसीक्यूज करो डेली के, और सिर्फ करो ना, सिर्फ करो ना, इसको सुनाओ, स्कैमिंग ना करो, ठीक है, स्कैमिंग ना करो। तो मैं लास्ट में क्लास के लास्ट डिस्कस करता हूँ आपसे। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम कि ओरिजिनल पैराग्राफ में कोई वर्ड नहीं उठाना, कोई ओरिजिनल फ्रेज नहीं उठाना, इडियम्स नहीं उठाने, ठीक है जी। आपको ने एक नए सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया कि वार इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन एपिडेमिक्स एंड द स्टार्वेशन। अब बेसिकली आप जब देखेंगे कि जब ओरिजिनल पैराग्राफ की बात हो रही है, उसमें बताया हुआ जी कि एक ग्रेट कैलामिटी है, उसमें आपको नजर आ रहा है कि उसमें हमारे पास जब कैलेमिटी की बात करें तो डेफिनेटली कोई भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वार जो है बेसिकली, और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक हो सकती है, फेमाइन और प्लेजेस, मतलब कि आपको पता है कि फेमाइन क्या होते हैं, और आप ऐसा करें ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी कहत साली कह सकते हैं, फेमाइन को प्लेजेस मतलब कि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस क्या करें कि वर्ड्स के मीनिंग ढूंढे पहले, तब आपकी छोटी छोटी जो अल्फाज है ना ये बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि एक अवार कहत है जिसको मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहत वार जो है बेसिकली बहुत बड़ा चेंज है, कहत से भी बड़ा चेंज है, और जो कि फेमाइन से और प्लेजिस से भी खतरनाक साबित हो सकता है। इट सेटल नथिंग बट इट अनसेटल एवरीथिंग। हाँ, ये कुछ भी नहीं करता लेकिन बहुत कुछ कर जाता है। इसको उन्होंने डिफाइन किया जी, वार इज मोर डिस्ट्रक्टिव एंड देन एपिडेमिक्स। एक होता है एपिडेमिक्स। अच्छा, आपको पता है ना ये जो कोरोना है, एक होता है एपिडेमिक्स, एक होता है पेंडेमिक। एपिडेमिक से मुराद होता है किसी भी एक मुल्क के अंदर आने वाली बीमारी। जब एक मुल्क की बजाय पूरी दुनिया में बीमारी फैल जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक, ठीक है। और स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखापन या फिर खुराक का ना मिलना, ठीक है। कहत आ जाना खुराक का, इसमें स्टार्वेशन की बात आ जाती है। उसके बाद ये आप जब बैलेंस एंड प्रोपोर्शन, बेसिकली ये क्या है, इसको हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं ओरिजिनल पैराग्राफ को कैसे मिलाने के लिए। मतलब जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसमें कौन से ऐसे ट्रिक इस्तेमाल किए गए हैं कि हमने आग के नीचे वाले पैराग्राफ में प्रेसी बना ली, मतलब वार को हमें डिस्ट्रक्टिव एंड एपिडेमिक्स एंड स्टार्वेशन कह लिया। उसके लिए देखिए जी, प्रॉपर पोर्शन शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल समराइजिंग द वेरियस पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। आप उसको प्रोपोर्शन कैसे दे सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, पूरा पढ़ें ध्यान से। पूरा पढ़ने के बाद अच्छा एक लाइन की प्रेसिंग होती है, आप कोशिश करें 3-4 लाइनें पकड़े, 3-4 लाइनों में जो इंपॉर्टेंट बात है उनको आप एक लाइन में डिस्कस करते हैं। ये एक आसान सा तरीका भी होता है प्रेसिंग करने का, ठीक है। आप एक आसान तरीके से भी उसको डिस्कस कर सकते हैं।
The important ideas should be given more space and the unimportant ideas should not be given undue importance. मतलब कि जो important ideas को ज्यादा प्रिस्क्राइब तरीके से डिफाइन करें और जो अनइम्पोर्टेंट है उसको हम जो है ना वहां से निकाल दें। हाँ जी, एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक मुल्क, किसी एक कंट्री, किसी खास एरिया में किसी बीमारी या किसी कहर का आ जाना। और पेंडेमिक से मुराद होता है किसी एक चीज़, खास बीमारी का, किसी खास चीज़ का वो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड में फैल जाना, ठीक है? हाँ जी, जिसे उर्दू में तलख़ीस कहते हैं। ये जो तलख़ीस ही होती है, प्रेसी की बेसिकली तलख़ीस होती है, लेकिन उर्दू में प्रेसी करना, तलख़ीस करना, इंग्लिश में प्रेसी करने में बड़ा डिफ़रेंस होता है जी। आगे चलते हैं जी हमारे पास, ये भी मैंने कुछ पैराग्राफ आपके लिए जोड़े हैं प्रेसी के लिए। आपकी प्रेसी जो है ना वो आपको मैं कैसे करनी है जी? He is a servant whose value it is impossible to overestimate. अच्छा जी, अब उन्होंने कहा जी एक सर्वेंट है जिसकी इम्पोर्टेंस को, जिसकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ही इज एन इनवैल्यूएबल सर्वेंट। बस, ही इज एन इनवैल्यूएबल सर्वेंट। आप यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए उस तमाम चीजों को, मतलब एक ऐसा सर्वेंट है जिसकी वैल्यूज को बहुत मुश्किल है एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना, जिसकी अहमियत को अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आप उसको जिस आप प्रिसाइज करने में आप कह सकते हैं ही इज एन इनवैल्यूएबल सर्वेंट। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ है, ये चीजें पढ़ने के लिए हर चीज डिस्कस करना जरूरी नहीं होती आपके लेवल पे। आपके लेवल पे चीजें जो होती हैं वो पढ़ी जाती है, पढ़ने के बाद उसको डिस्कस कर दिया जाता है। इसी तरह the opinion that everybody had about him was that he was liable at any time to fail to fulfill his promises. तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी जनरल बात कर, जनरल ओपिनियंस वाज दैट ही वाज अनरिलायबल। मतलब आम लिहाज से देखा जाए तो वो उसके जो बेसिकली अनरिलायबल है, वो इतना खास इतना सुकून ये पसंदा नहीं है। इसी तरह देखें जी दैट ऑथर राइट इन सच अ वे दैट हिज थॉट परफेक्टली इजी टू फॉलो। अब बहुत आसान से लगा दिया, ऑथर राइट्स एलिसिडेटली, मतलब कि उन्होंने लिखा जी जो ऑथर है उसका जो लिखी हुई चीज है वो परफेक्टली मतलब कि समझ आने वाली है, या फिर उसके ऐसे तरीकाकार है कि हम उसको इजीली जो है ना फॉलो कर सकते हैं। तो जो ऑथर राइट्स लिटरली बेसिकली एक वर्ड है, जिसने एक पूरे फ्रेज को पकड़ के, एक पूरे सेंटेंस को पकड़ के इकट्ठा कर दी है। आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप किसी एक वर्ड, किसी एक फ्रेज के जरिए किसी भी जो चीज है बड़ी, उसको इजीली कर सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास एक रीजनल पैराग्राफ और दिया हुआ है जी, नीचे भी दिया हुआ है। आप इसको, मैं स्लाइड्स वगैरह आप जब ग्रुप में जाएगा लेक्चर तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आप इसकी प्रेसी करेंगे। प्रेसी सेंटेंस की कैसे करनी है जी? ठीक है जी। सेंटेंस की प्रेसी करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी जो बात, ये सेंटेंस की प्रेसी करना मुश्किल होता है, तो हमें समझ नहीं आती कि हम सेंटेंस की प्रेसी कैसे करें। अच्छा जी, बेसिकली हमें सीखनी तो सेंटेंस की प्रेसिंग है ना, तो मैंने आपको पता आइडिया चल चुका है कि आपने कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि हमने बड़े-बड़े सेंटेंस को छोटे-छोटे अल्फाज की शक्ल दे देनी है। अब तब ये कब होगा? जब आपके पास वोकैब्युलरी होगी। और वोकैब्युलरी कैसे आएगी? रट्टा मारने ऐसे आएगी। रट्टा मारने से कैसे आएगी? आप क्या करेंगे? आप बुक पकड़ लें और लंबी-लंबी लिस्टें याद करनी शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं आएगी ऐसे। आपकी वो प्रिपरेशन वोलेटाइल है, आपका वो तमाम जो क्रैमिंग है वो बकरार की तरह उड़ जाएगा, पर पल्ले कुछ ना पड़ेगा भई। अगर आपने प्रेसी करनी है, अगर आप वोकैब्युलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भई एडिटोरियल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें। आप इस तरीके से क्रैमिंग नहीं कर सकते वोकैब्युलरी की। आप चाहते हैं ना कि मैं पकड़ूँ जी, अल्फाज पकड़ूँ, याद करना शुरू कर दूँ। हाँ, 100 में से 10-15 मैक्सिमम आपके माइंड में बैठेंगे, बाकी 3, 4, 5, 6, 7 दिन बाद उड़ जाएँगे। और आप कहेंगे, हैं! इतने याद किए तो कुछ भी नहीं है पल। बेसिकली आप आपके माइंड में आप कैसे याद कर सकते हैं? आप एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है ना, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होता है वो याद करते हैं ना, तो आपको उस वो वर्ड क्यों याद रह जाता है? क्योंकि उसने सेंटेंस की एक शक्ल दी होती है। जब सेंटेंस आपके माइंड में रहता है तो आपको पता होता है ये वर्ड यहाँ पर आए तो ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। तो बच्चे, आप वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी रीडिंग पावर इम्प्रूव करें। और रीडिंग पावर जब इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनिटली आप अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकैब्युलरी कभी भी रट्टे से नहीं आती होती, ठीक है?
और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं जी मैं रीडिंग नहीं इतना कर सकता, तो कोशिश करें तो वो फिर सीएसएस से दूर ही रहें, ठीक है? अच्छा जी। in making the passive sentence we should aim at not only reducing the numbers of words, मतलब सिर्फ हमारा काम numbers को कम करना नहीं है, but also at grasping the main thoughts of the sentence. हमारा काम है उसमें जो important चीजें वो पल्ले बांध लेना और उसको अपने अल्फाज में भी डिफाइन करना। मतलब हमने पीछे देखे हैं कि कई पैराग्राफ उसमें से जो important चीजें उन्होंने वो जो है ना वो ऐड की होती हैं, ठीक है? important चीजें नहीं मिस करते थे। We should note the most important part of sentence and exclude the essential part. ये मैं चीजें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, ओरिजिनल पैराग्राफ है एज आई वाज लाइक, ध्यान से सुनना है, आपका फुल कंसंट्रेट इधर होना चाहिए। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान को छोड़ दें, सिर्फ फोकस करें अपने टास्क के ऊपर। देखिए जी, एज आई वाज लाइंग इन बेड दिस मॉर्निंग एंजॉयिंग वन ऑफ दोज हाफ ड्रीम्स हाफ reveries which are so pleasant in the country when the birds are singing about the windows and sunbeams peeping through the curtains, I was roused by the sound of music. अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका जो मेन एक होता है मेन क्लॉज, ठीक है? मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की टाइप से, ठीक है? ये आपको ग्रामर में बताई जाएगी। मेन क्लॉज इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठा काम के होते हैं। जो सबऑर्डिनेट होता है वो इससे निकला हुआ क्लॉज होता है। द प्रेजेंट विल टेक द फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग शेप। देखो जी, उन्होंने सबसे पहले एज आई वॉज लाइंग इन बेड दिस मॉर्निंग, मैं जी सुबह सुबह अपने बेड पे लेटा हुआ था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। कुछ ख्वाब थे, कुछ हकीकतें थी। एक खूबसूरत सा मुल्क था जहाँ पे जो परिंदे थे वो गाने गा रहे थे। विंडो पे जो एक चमचमाहट की आवाजें आ रही थी और मैं बहुत ज्यादा इस म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। अच्छा जी, अब आप इसको कैसे करेंगे जी? आई वॉज अवेकन्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक as I lay enjoying a river feast morning when the birds sang and the sun beams came. ओए होए, कमाल हो गया। हर एक चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर दे दिया है। यकीन करें, यकीन करें, बंदे ने कभी रीडिंग ना की हो सर जी, वो भी सीएसएस करना चाहता हो तो भाई वो सबसे पहले रीडिंग करना शुरू करे। आप रवि शंकर, पहले तो जय जय कृष्णा आपको। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो सीएसएस करने के लिए कोशिश करें कि आप पहले रीडिंग करें, फिर राइटिंग करें, फिर रीडिंग करें, फिर राइटिंग करें। रीडिंग राइटिंग करते रहें, रीडिंग राइटिंग करते रहें और एंड तक करते रहें। जब तक आपकी पेपर है तब तक करते रहेंगे, तब ही सीएसएस होगा। घर बैठे सीएसएस नहीं होता। आप में जो है ना वो इतना आपने लंबा मैसेज लिखा है, देखो कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो आपने इतना लंबा मैसेज लिखा है ना। आप इतनी ज़्यादा चैट करते हैं, आप इतना ज़्यादा लिखते हैं, तो डेफिनिटली माइंड आपके पास है तो लिखते हैं ना। आप देख लें फॉर एग्जांपल किसी को जानू-मानू बनाना हो आपने स्टार्ट में, तो जानू-मानू बनाते हुए आपने इतना ज़्यादा उसके लिए एक्सप्रेशंस को शो करना होता है। आप कोशिश करें कि उस एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में अपने पेज पे निकाल दें और कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना। अगर नहीं तो फिर वो पिक बना के उसे सेंड कर देना, डेफिनिटली कुछ ना कुछ उसके भी पल्ले पड़ जाएगा। चलें, आपके पास माइंड अच्छा जी। हाँ जी, सीएसएस को जानू-मानू बनाना पड़ेगा जी। आगे चलते हैं जी। आई वॉज अवेकन बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक, मैं उठता ही उठते साथ ही एक लहरों में मौजूद था जो कि मुझे एंजॉय कर रही थी जब मैं लेटा हुआ था, जिसमें बर्ड्स की गाने गुनगुनाने की और सूरज के निकलने की जो आवाजें थी, सूरज के निकलने जो किरणें थी वो मेरे पे पड़ रही थी। दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कंसेप्ट है। नहीं ना, मेरा ना बेसिकली पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं, 3-4 हफ्ते मैंने ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा कोशिश की है मैंने, बट मेरी खाँसी नहीं ठीक पाई, मैंने बड़ी मेडिसिन भी यूज़ की है, तो अभी पानी-शानी मेरे पास ही पड़ा हुआ है। अच्छा चल नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जी एक और ओरिजिनल पैराग्राफ है, उसकी प्रेसी है, फिर ओरिजिनल पैराग्राफ है, उसकी प्रेसी है। फिर हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक ओरिजिनल पैराग्राफ 250 वर्ड्स का है। अब आपने क्या करना है जी, इसकी प्रेसी में आपको कोई नहीं देनी, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर देना है।
इस ओरिजिनल पैराग्राफ के आगे वाले जो प्रेसी है वो आप खुद करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स करेंगे। और याद रखना आपके माइंड में बड़े क्वेश्चन है, सर जी सानू तो अंग्रेजी नहीं आती, हमें तो अल्फाज के मान ही नहीं आते। यकीन करें, यकीन करें, एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने दिस इट दैट वाई दीज से अपनी अंग्रेजी स्टार्ट की थी, और वो बंदा सीएसएस सॉरी पीएमएस के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में 59 मार्क्स ले रहा है। कैसे ले रहा है? सिर्फ 3 से 4 माह में। तो मैं ये समझा दूं आपको कि ये ना समझिएगा कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है और ये मैं कैसे करूंगा प्रेसी। ये प्रेसी आप करेंगे तो आएगी ना आपको। आप स्टार्ट तो करें, आप स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ तभी पल्ले पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोशिश करते हैं जी इतना बड़ा पैराग्राफ है, क्या क्या ढूंढूंगा, कुछ भी ढूंढे, कुछ भी करें, यहाँ तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ कल तक। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं माजरत करता हूँ जी, आपके माइंड में बड़े सवाल होंगे, सर जी हमें भी, हमने भी ज्वाइन किया है, वैल्यूएशन चाहिए। देखें जी, आप कोई पैसा पैसा कमाने का हमारा जरिया नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारी तरह इतनी तो है कि हमारे पास पैसा वाह होता है। लेकिन हमारे पास जितने भी लोग हैं ना, वो अपना टाइम अगर देते हैं तो उन्हें हमें करना पड़ता है। देखिए मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, जो मेरे पल्ले है, या बाकी स्टूडेंट जैसे मैम आयशा, जो हमारे तकरीबन 6 लेक्चर लिए हुए हमने इंग्लिश ऐसे के, उनके उनको उनको भी हमने यहाँ पे 6 जो लेक्चर्स इंग्लिश ऐसे उन्होंने देने हैं। इस तरीके से ये जी आपने पैसे लिखनी है। एवेल्यूएशन वाले जो लोग हैं ना हमारे इस ग्रुप में, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में जब यहाँ तक मिल जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद जो आप वैल्यूएशन वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इसको करेंगे और मुझे वैल्यूएशन वाले ग्रुप में सेंड कर देंगे, आपको चेक करके सेंड करूँगा। और बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें, उनके लिए भी आप लोग लिखें। लिखने के बाद इसको चेक करें, या फिर अपने किसी भी छोटे मोटे इंग्लिश के टीचर से चेक करवाने की कोशिश करें। परेशान ना हो, घबराएं ना, ये ना सोचें कि पहली दफ़ा मैं सेंड करूँगा तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा। ठीक है, होमवर्क मुमल जमील, बेसिकली ये होमवर्क बेसिकली हमारे इस ग्रुप का नहीं है, वो वैल्यूएशन के ग्रुप का, ठीक है, वो वैल्यूएशन ग्रुप में होगा। वो हमारे पास एक अलग से ग्रुप है, वो उसकी मैंने डिटेल आपको बताई है कि हमारा सेशन है 5000 3 मंथ में, तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को करवाते हैं 3 मंथ में 5000 में। वो हम 4-5 लोग हैं, उसको फिर हम पे करते हैं। अच्छा जी, आप देख लें जी, ओरिजिनल पैराग्राफ है। कोई क्वेश्चन है तो आपको मैं अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, आप में जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने जी ऑप्शन दे दिया आपको अनम्यूट होने का, तो सवाल करना चाहते तो कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप इंग्लिश में यूज करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने सीएसएस की जर्नी जो है 2019 में स्टार्ट की थी, माशाल्लाह। और मैं बिल्कुल बिल्कुल नील था। अभी मैं सर लिख लेता हूँ, आप वाली बात, रीडिंग राइटिंग में कंसिस्टेंसी है मेरी, पर मैं जो है ना सीक्वेंस नहीं आता मेरी राइटिंग में। अब सीक्वेंस मैं लिख तो सीक्वेंस बहुत नहीं आता, जाता हूँ। इसमें ना आप जी जी, एवेल्यूएशन सीक्वेंस करवाएं, नहीं आता। एवेल्यूएशन करवाएं, मेरी जी बात जी सुने। किसी आप अपने दोस्त से कह दें जो इंग्लिश एमए इंग्लिश है, मास्टर्स एमफिल है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ाता है, तो उससे एवेल्यूएशन करवाएं, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट जी। ये सर मेरा एक सवाल है कि मैंने ना कोई तैयारी नहीं की है पिछले सालों में, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं समझती हूँ एमपीटी भी मेरी क्लियर है। तो क्या इन 3 मंथ में मैं ये सारा कोर्स जो है सीएसएस का कंप्लीट कवर आप कर कहाँ से पाऊंगी? हैं? मैं कराची से। कराची से। आपका एसपीएससी में आने वाला, पीएमएस भी आने वाला है, तो आप सीएसएस के साथ साथ तैयारी करते हैं, क्योंकि आपका 4-5वां बाद पीएमएस जब होगा, वो नहीं देना आपने। जी हाँ। हाँ जी, देखिए ना, मेरी बात याद रखिएगा। सिर्फ ये ना सोचें कि सीएसएस 3 महीने बाद है, ये सोचें कि जब आप 3 महीने पढ़ लेंगे ना, तो यकीन करें आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं सीएसएस 3 अटेम्प्ट ना दूं। मतलब दिल करेगा हर अटेम्प्ट दूं जहां तक आपकी है, चाहे वो पीएमएस की है चाहे वो सीएसएस की है। 3 माह पढ़ के तो देखें। मे भी मैं तुक्के पढ़ लग रही जाए, हूँ 3 माह, मे और भी मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूं, पर मुझे हमारा कोई गाइडलाइंस नहीं है यहाँ पर। इतने ये टाइम में सिर्फ मेरे जहन में ये कि मैं ड्यूटी भी करती हूँ, तो 8 घंटे या कभी कभार 12 घंटे ये ड्यूटी के हो जाते हैं, चलें मेरी तो मैं नाइट ड्यूटी भी आपको होती है, तो इंशाल्लाह
इतने चक्कर के बावजूद भी मैं क्या ये 3 मंथ में ये सारा कोर्स कवर हो कर जाता है, पाऊंगी? हो जाता है। 3 मंथ में आप 16 टू 18 आवर्स दें, 16 टू 18 आवर्स, 16 से 18 घंटे 3 मंथ में। अपने पहले कंपल्सरी को 1 ठीक। महीना दें, 1 महीना पहले कंपल्सरी को दें, ऑप्शनल के बारे में ना सोचें। फिर 2 महीने जब पढ़े होंगे तो ऑप्शनल को टाइम दें। 3 मंथ में हो सकता है। सर सही है। ये भी होता है ना कि ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना कि ऐसे को काफी सर राइटिंग करनी पड़ती है, फिर काफी एक्सरसाइज के बाद ही जाके ग्रिप आती है। जी, जी। तो मैंने भी 3-4 मंथ स्टार्ट की और मैं 3-4 ऐसे लिख भी चुका हूँ, फिर भी वो मतलब